ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। मैंने काफी सारे लोग रिसेंटली देखे जो भाई जानते ही नहीं है कि ये ओडिसी है क्या एंड आखिर हम इससे एक्सपेक्ट क्या करें। क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो वो तुमको स्पून फीड करेगा नहीं एंड इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड सेकंड, ये कोई ओपनहाइमर वाली कहानी नहीं है जिसको तुम बेसिकली एक मोटा मोटा अंदाजा लेके जा सकते हो, क्योंकि एट द एंड ओपनहाइमर में तुमको पूरे जापान वाला जो हिरोशिमा नागासाकी वाला कांड हुआ था उसके बारे में पता ही था। एंड मोर और लेस यू न्यू कि ओपनहाइमर की वजह से ही पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ था। बट सेम चीज यहाँ पे ओडिसी के साथ नहीं है। ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, काफी ज्यादा ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड कहानी है एंड इसलिए यू नीड टू वॉच द होल वीडियो बाय डीएस कट। तो देखो, हर ट्रेडिशन, हर माइथोलॉजी के लिए अपने फेमस पोएट, अपने राइटर्स होते हैं। सिमिलरली, क्योंकि ये कहानी पूरी ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है, ग्रीक लिटरेचर से ली गई है, वहाँ का फेमस पोएट था होमर। तो होमर की यहाँ पे दो मेजर पोएम्स थी। पहली थी इलियड, मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, वो थी ट्रोजन वॉर के ऊपर। एंड दूसरी थी द ओडिसी, जो कि ओडिसियस यानी जो अपने मैट डेमन का कैरेक्टर है उसके पूरे घर आने की जर्नी को लेकर। बट पॉइंट इज कि ये दोनों कहानी आपस में काफी ज्यादा लिंक्ड है। एंड इसी वजह से अगर हमको बेसिकली पूरे ओडिसी के ट्रेलर के कैरेक्टर्स, उसकी पूरी स्टोरी लोर, उसके की मोमेंट्स को समझना है तो हमको ट्रोजन वॉर का भी अंदाजा होना चाहिए। सो हाँ, लेट्स स्टार्ट विद ट्रोजन वॉर। तो देखो, ट्रोजन वॉर कोई किंगडम वर्सेस किंगडम की फाइट नहीं थी। ये लिटरली एक डिवाइन लेवल का मैच था जहां पे गॉड्स की ईगो, ह्यूमंस की गलतियां, लव, बिट्रेयल और फेट सब एक साथ कोलाइड हो रहे थे। इस वॉर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन कौन था, कौन किस गॉड का फेवरेट था और गॉड्स किसको क्यों सपोर्ट कर रहे थे। एंड तभी जाके हमको पूरे ओडिसी की कहानी में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक वेडिंग से। अ वेडिंग ऑफ ए मॉर्टल एंड अ गॉड। इसमें था एक मॉर्टल किंग जिसका नाम पेलियस था एंड दूसरी थी एक सी गॉडेस थेटिस। सारे के सारे गॉड्स को इस पूरी शादी में इनवाइट किया जाता है, बस एक गॉडेस को इनवाइट नहीं किया गया था। दैट गॉडेस वाज नन अदर देन ईरिस, नॉट एरीज, ईरिस, ERIS। शी वॉज द गॉडेस ऑफ कन्फ्लिक्ट या फिर डिस्कॉर्ड कह सकते हो। एंड इसी वजह से, क्योंकि ईरिस का ईगो हर्ट हो जाता है एंड ईरिस अपना बदला लेना चाहती थी, शी थ्रोज अ गोल्डन एप्पल, जो कि न्यूटन के ना लग के सीधे वहां शादी में गिरता है, जिसके ऊपर लिखा था टू द फेयरेस्ट, यानी जो सबसे सुंदर है। क्योंकि वहां पे इसको कोई रैंडमली क्लेम नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज सपोज टू बी गिवन टू द मोस्ट ब्यूटीफुल। वहां पे कंफ्लिक्ट होता है तीन गॉडेसेस के बीच में। फर्स्ट इज हेरा, who is the wife of Zeus, second is Athena, who is the daughter of Zeus, and third is Aphrodite, जिसका Zeus से तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, but she was the goddess of love, passion and beauty। तो हाँ, अब क्योंकि कन्फ्लिक्ट हो गया था एंड एप्पल तो किसी को क्लेम करना ही था, ये तीनों गॉडेस उस एप्पल के बदले कुछ कुछ चीजें ऑफर करती हैं। जहाँ पे हेरा, जो कि अपने Zeus की बीवी थी, वो ऑफर करती है पावर और किंगशिप। अथीना, जो कि उसकी बेटी थी, वो विजडम और वॉर में विक्ट्री की 100% गारंटी देती है। एंड एफ्रोडाइट, वो सेब के बदले वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल वुमन देने का दावा करती है। एंड क्योंकि Zeus, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो सारे ओलंपियन गॉड्स का राजा था, वो अपनी ही बेटी और वाइफ दोनों के बीच में जज नहीं बनना चाहता था। एंड इसलिए ही डिसाइड्स टू गिव द पावर ऑफ जजमेंट टू पेरिस, who was a Trojan prince, यानी ट्रॉय वाले किंगडम को बिलोंग करता था। एंड बेसिकली ही विल नाउ बी द जज कि ये एप्पल किसको दिया जाए। तो हाँ, अल्टीमेटली पेरिस डिसाइड करता है कि ये एफ्रोडाइट को दिया जाएगा, जिसके बदले में उसको इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमेन हेलेन मिलती है। लेकिन यही वो पॉइंट था जहां से कहानी में आग लगती है, क्योंकि हेलेन कोई नॉर्मल वुमेन नहीं थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ मेनेलॉस, जिसको अपनी मूवी में जॉन बर्नथाल का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। खैर, इन सारी चीजों से मतलब नहीं था, क्योंकि एट द एंड एफ्रोडाइट एक गॉडेस थी। एंड इसी वजह से पेरिस जब स्पार्टा जाता है, उसका वेलकम पूरे ग्रीक कल्चर में किया जाता है। एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ग्रीक कल्चर में जीनिया, यानी जो पूरे गेस्ट और फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है, वो काफी ज्यादा सीक्रेट था, जिसको खुद ज्यूस प्रोटेक्ट करते थे। बट क्योंकि ऑल थैंक्स टू ज्यूस अब की बार ये पूरे जजमेंट की पावर अपने पेरिस के पास थी, तो वो यहाँ पे उसी पूरे जजमेंट की वजह से हेलेन को लेने आता है। अब देखो, इस पॉइंट पे ना यहाँ पे कहानी में कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ लोग कहते हैं कि हेलेन और पेरिस आपस में प्यार में पड़ गए थे एंड वो लोग विलिंगली वहां से गए थे, वहीं दूसरी तरफ इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला था कि जो पेरिस था उसने फोर्सफुली हेलेन को पकड़ा था। बट इधर वेज दोनों केसेस में भाई मैरिज का बिट्रेयल हुआ, गेस्ट और होस्ट वाली जो ट्रेडिशन थी उसको तोड़ दिया गया एंड इवन गॉड्स का भी इंसल्ट हुआ। एंड ऑब्वियसली जब उसके पति को पता चलता है, यानी मेनेलॉस को, वो जाता है सीधे अपने भाई एगेमेनॉन के पास। एंड हियर कम्स द ट्विस्ट, बिकॉज एगेमेनन वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दैट ग्रीस किंगडम। एंड इसी वजह से वो सारे ग्रीक किंग्स को उनकी ओथ याद दिलाता है, पूरे ग्रीक कल्चर का ट्रेडिशन जो जीनिया था वो कितना सैक्रेड है ये याद दिलाता है। एंड अल्टीमेटली जाता है पूरे हेलेन की शादी को प्रोटेक्ट करने। यहीं से पूरे ट्रोजन वॉर की शुरुआत होती है, जो कि लिटरली 10 साल तक चला था, जिस
जिसमें अपनी जो ग्रीक आर्मी थी उसका सबसे बड़ा वेपन था अकीलीस। इसका नाम तुमने सुना होगा एंड ये आदमी नहीं, लिटरली पूरे आदमी के नाम पे भगवान ही था, क्योंकि उसकी माँ थेटिस एक सी गॉडेस थी। अकीलीस ऑलमोस्ट इनविंसिबल था, बस उसका एक वीक पॉइंट था उसकी हील, एंड इसीलिए तुमने ये सेइंग भी सुनी होगी अकीलीस हील, यानी किसी की कमजोरी। तो हाँ, इसी बहाने तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी हो गई। खैर, जोक्स अपार्ट, अकीलीज वॉर इसलिए नहीं लड़ता था क्योंकि हेलेन गई थी या फिर ग्रीस की इज्जत का सवाल था। उसके लिए वॉर में सबसे बड़ी चीज थी फेम, यानी ग्रीस की लैंग्वेज में क्लियोस, एंड उसका गोल यही था कि अगर नाम अमर हो जाए चाहे जिंदगी छोटी हो। बट इसी के अपोजिट था ओडिसियस। उसका दिमाग चलता था, उसके पास मसल्स नहीं थी। उसके दिमाग में हमेशा स्ट्रैटेजीज, पेशेंस और मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें चलती थी, एंड इसी वजह से कहा जाता है कि अकीलीस बैटल्स जीतता था लेकिन ओडिसियस पूरी वॉर, क्योंकि एट द एंड ओडिसियस लंबे गेम को सोचता था। सो हाँ, जहाँ पे हमने एक तरफ अकीलीस के बारे में बात कर ली, अब दूसरी तरफ ट्रोजन साइड पे आ जाते हैं कि उनका वॉर हीरो कौन था। तो देखो, ट्रोजन लोग यानी जो ट्रॉय के पीपल थे, उनका सबसे बड़ा वॉरियर था हेक्टर, जो कि वहां के राजा प्रियम का बेटा था। अब हेक्टर अकीलीस जैसा ग्लोरी हंगरी नहीं था। वो लड़ता था क्योंकि वो एक बेटा था, एक पति था, एक बाप था, और सबसे बढ़ के अपनी सिटी का प्रोटेक्टर था। हेक्टर को पता था कि ट्रॉय हार सकता है, फिर भी वो भागता नहीं है। इसी वजह से माइथोलॉजी में हेक्टर को हमेशा मोस्ट ह्यूमेन वॉरियर माना जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो उसका भाई पेरिस था, जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ था, वो उतना ब्रेव नहीं था, या फिर मानो उसके नाखून बराबर नहीं था। उसकी पूरी चीज डिपेंड करती थी एफ्रोडाइट के प्रोटेक्शन पे। सो या ट्रोजन वॉर में तुम समझ गए कि कौन क्या था, एंड अब आ जाते हैं कि कौन सा गॉड किसके साइड पे था। तो देखो, ट्रोजन वॉर इंसानों का कम और गॉड्स का वॉर ज्यादा लग रहा था, क्योंकि हेरा और अथीना थी पूरे ग्रीक की साइड, बिकॉज ऑब्वियसली उनको सेव नहीं मिला था। एफ्रोडाइट ऑब्वियसली पेरिस के साइड थी, यानी ट्रोजन के साइड। एरीज जो कि गॉड ऑफ वॉर था, वो भी ट्रोजन के साइड था, बिकॉज उसको केओस पसंद था, एंड ऑब्वियसली ही वांटेड वॉर। मीनवाइल इस पूरी लड़ाई में एक और गॉड शामिल होता है, हु वाज अपोलो। अब ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो वाज द गॉड ऑफ आर्चरी, म्यूजिक, डांस, ट्रुथ एंड नॉलेज, एंड इस पूरी लड़ाई में वो भी ट्रोजन्स की साइड था, बिकॉज ही वाज अ क्लियर सपोर्टर ऑफ पेरिस एंड हेक्टर। मीनवाइल इन सारे गॉड्स का बाप ज़्यूस न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, बट उसको फेट अलाउ ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ हिज चाइल्ड्स वर इन द सपोर्ट ऑफ ट्रोजन्स। सो यप, दिस वाज द मेजर रीजन कि वॉर पूरा 10 साल चला, क्योंकि गॉड्स इसको एंड होने ही नहीं देना चाह रहे थे। बट इस पूरे 10 साल के वॉर के बीच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जहाँ पे अकीलीज लिटरली पूरे वॉर को छोड़ के चला जाता है ड्यू टू एन इंसल्ट डन बाय एगामेमनन, who was obviously the commander in chief of the whole Greek army। एंड इसी वजह से, क्योंकि अकीलीज उनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो था एंड अब वो वॉर में नहीं था, ग्रीक्स बुरी तरीके से हारने लगते हैं। हेक्टर जो कि सामने वालों का हीरो था, वो लिटरली सारी ग्रीक शिप्स को जला देता है, एंड इवन इसी वजह से अकीलीज का जो बेस्ट फ्रेंड था पेट्रोकोलस, वो खुद अकीलीज का आर्मर पहन के वॉर में जाता है, ताकि ट्रोजन्स भाई डर जाएं और वापस लौट जाएं। लाइक लिटरली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस होल पॉइंट कि क्या वैल्यू थी अकीलीज की एक वॉर में। बट ऑब्वियसली क्योंकि पेट्रोक्यूलस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इतना ज्यादा वॉर से एक्सपीरियंस नहीं था, हेक्टर उसको आसानी से अकीलीज समझ के मार देता है। एंड जब अकीलीज को ये बात पता चलती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया, दिस वॉज द पॉइंट ही बिकम्स फुल मॉन्स्टर। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अकीलीज हेक्टर को लिटरली चेस कर करके मारता है, एंड इवन ताकि उसका गुस्सा भी शांत हो जाए, वो हेक्टर की बॉडी को पूरे ट्रॉय के अराउंड घसीटता रहता है, जो कि गॉड्स और ह्यूमंस दोनों के लिए अनएक्सेप्टेबल था और इविल डिसरिस्पेक्टफुल था। जिसकी वजह से जो वहाँ के किंग प्रियम थे, जिसका बेटा हेक्टर ही था, तो वो अकीलीज से अपने बेटे की बॉडी मांगने आता है। एंड इस मोमेंट पे अकीलीज को याद आता है कि हाँ भाई, मैं भी इंसान ही हूँ। बट यहीं पे आता है प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही अकीलीज किंग प्रियम को उसके बेटे की बॉडी देने जाता है, यानी हेक्टर की, हेक्टर का भाई जो कि पेरिस था, जो कि अपने एफ्रोडाइट के प्रोटेक्शन में बैठा था, वो गॉड अपोलो के हेल्प से, उसकी नॉलेज से, उसके आर्चरी की स्किल्स से अपने अकीलीज की हील पे एरो मारता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अकीलीज की जो हील थी वही उसकी सबसे ज्यादा कमजोरी थी, यहाँ पे अकीलीज मर जाता है। बट अगेन हियर कम्स ओडिसियस एंड हिज प्लान ऑफ होल ट्रोजन हॉर्स। बेसिकली प्लान ये था कि ये लोग ऐसा दिखाएंगे कि ग्रीक जो है वो ट्रॉय से हार के धीमे धीमे लौट रहे हैं, बट उसके बदले में एज अ गिफ्ट, एज एन ऑफरिंग, कि उन्होंने इनके यहाँ पे जो जो कांड किए, वो उनके पास एक ट्रोजन हॉर्स छोड़ जाते हैं। बट पूरा ट्विस्ट यहीं पे आता है, क्योंकि बेसिकली उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर ही पूरी ग्रीक आर्मी थी, जिसको ओडिसियस लीड कर रहा था। एंड बेसिकली प्लान ये था कि जब पूरे ट्रोजन हॉर्स को ये लोग एक ऑफरिंग की तरह सही संभाल के रख लेंगे,
तो जैसे ही रात होगी, ये लोग अपने ग्रीक की आर्मी के लिए अंदर से ही शहर का गेट खोलेंगे एंड देन पूरा का पूरा ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इसी वजह से फाइनली 10 साल बाद ओडिसियस की लीड में पूरा जो ट्रोजन वॉर था वो ग्रीक्स के हाथों में जीता जाता है। एंड दिस वाज द होल कहानी ऑफ ट्रोजन वॉर। सो हाँ, ये कहानी काफी ज्यादा ऊपर से थी, बट आई होप तुमको बेसिकली ट्रोजन वॉर क्या था ये समझ में आ गया होगा। एंड ये पूरी अंडरस्टैंडिंग अब तुमको हेल्प करेगी पूरी ओडिसियस की कहानी को समझने में। तो अब यहीं से आ जाते हैं पूरे ओडिसी के ट्रेलर पे, जिसको हम लिटरली वापस से शॉर्ट बाय शॉर्ट अपने टीचर वाले स्टाइल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहला शॉट आता है ट्रेलर का ये वाला। अब ना ये पूरी चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो इन सारे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो सारे वॉरियर्स थे उन सबकी ग्रेव्स है, और वो भी बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर में। एक पूरी रो ये रही, एक रो ये रही, एक रो ये रही, एंड ऐसी करके सो ऑन। सो आई गेस ये बैटलफील्ड तो होगा ही, जहाँ पे पूरा जो ये हिस्सा है वो मेरे ख्याल से ट्रोजन वॉर का ही है, बट ये मोर ऑफ अ ग्रेव है, यानी अपने लोगों को याद करने के लिए। एंड इन सब में जो सबसे ज्यादा शाइन करने वाला आर्मर है, दैट इज दिस आर्मर, जिसके पास हम किसी को खड़ा हुआ भी देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्लियरली एक ऑफरिंग भी देख सकते हैं, यानी किसी फूल पत्ते टाइप की। एंड ये आर्मर इनफैक्ट सबसे ज्यादा शाइन भी कर रहा है सब में। सो व्हाट इफ ये आर्मर इन सारे ग्रीक लोगों के किसी महान योद्धा का हो, मे बी अकीलीस का ही हो। एंड इस पूरी चीज को अब यहाँ पे ओडिसियस देख रहा हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रोजन वॉर में अकीलीस के मरने के बाद ही असल में ओडिसियस का रोल आता है। सो ये आई गेस दिस होल सीन इज आफ्टर द ट्रोजन वॉर, जब अकीलीस मर जाता है एंड द पॉइंट जहाँ पे ओडिसियस असली अपने रूप में आता है। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये अपना ओडिसियस है, यानी मैट डेमन का कैरेक्टर। एंड दिस बॉय हियर इज अवर पनिशर, यानी जॉन बर्नथाल का कैरेक्टर, यानी मेलेनस का कैरेक्टर। एंड ऑब्वियसली अगर ये मेलेनस है, देन दिस इज हिज ब्रदर हु इज एगमेनन, जो कि भाई लग भी रहा है, क्योंकि तुम इसका हेलमेट भी देख सकते हो, सब में ज्यादा सुप्रीम लग रहा है, कमांडर इन चीफ वाली वाइब भी दे रहा है। सो बेसिकली दिस इज एगमेनन। और असल में क्योंकि ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे अपने भाई साहब की बीवी को उठा के ले गए हैं प्रिंस, तो ऑब्वियसली अब ये पूरी आर्मी को तैयार कर रहा है अपने भाई की मदद से, ताकि ये लोग ट्रॉय में जाके उसको वापस लेके आ सके। सो बेसिकली दिस इज द प्रिपरेशन बिफोर द होल ट्रोजन वॉर। एंड हाँ, मैं तुमको एक चीज यहाँ पे बताना भूल गया कि असल में जो ये एगामेनन है और जो यहाँ पे ओडिसियस है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। एंड असल में ओडिसियस जो था वो कभी भी इस वॉर का पार्ट बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि एगामेनन रियली नीडेड द माइंड ऑफ ओडिसियस, या फिर मान लो उसको सारे लोगों की जरूरत थी, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये अपने लॉन्डो को भेजते हैं ओडिसियस के बेटे के पास, ताकि वो उसको मार पाए। एंड इसके बदले में अगर उसको मारने से रोकना है, तो अपने ओडिसियस भाई साहब को पूरे वॉर का पार्ट बनना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ऐसा होता भी है, क्योंकि हम आगे देखते हैं ही इज नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ एगेमेनन। After years of war, अब देखो इस शॉट में ना मेरे ख्याल से ट्रोजन वॉर हो चुका है, सब चीजें निपट चुकी है। एंड ये बेसिकली अब ओडिसियस की कहानी है घर लौटने की, क्योंकि जैसा मैंने कहा ओडिसियस के पूरे 20 साल की जर्नी थी, 10 साल उसके वॉर में निकले एंड 10 साल वापस घर आने में। सो आई गेस दिस इज हिम रिटर्निंग टू होम, जहां पे हम क्लियरली उससे पीछे कहते हुए सुना भी आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉर। no one could stand between my men. ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली एक पूरा कासल देख सकते हैं, एक आइलैंड टाइप की चीज देख सकते हैं। तो ओडिसियस की पूरी कहानी में इसको इथैका कहा जाता है, जो कि पूरे अपने ओडिसियस का ही घर था। सो And home. ओके, दिस इज द शॉट ऑफ टॉम हॉलैंड, जो कि इस पूरी मूवी में टेलेमैकस, यानी जो अपने मैट डेमन है यानी ओडिसियस है, उसके बेटे का रोल प्ले करेंगे। एंड असल में एगमेनन ने इसी को मारने भेजा था, ताकि इसके एक्सचेंज में अपना जो ओडिसियस है वो उसकी आर्मी को ज्वाइन कर ले। सो मे बी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है असल में, क्योंकि मैट डेमन यानी जो ओडिसियस था उसका कभी पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे था। तो मेरे ख्याल से नोलन भाई साहब अपने जो स्पाइडरमैन है इन्हीं के थ्रू पूरी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ पे ये अलग अलग एरिया में जाके अपने बाप के बारे में पूछेगा एंड उसकी कहानियों को जानेगा। एंड क्लियरली इस पूरे सीन में हम टॉम हॉलैंड को उसकी माँ को कन्फ्रंट करते हुए देख सकते हैं, जिसका नाम है पेनेलोपी। पेनेलोपी इज प्लेड बाय एने हैथवे, जिसको तुमने भाई बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस में कैट वुमन के रोल में भी देखा होगा। सो यहाँ पे हो सकता है वो अपनी माँ से भी और कहानी के बारे में जानना चाह रहा हो। दिस इज अ रियली कूल शॉट, क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये लोग अपनी जर्नी पे निकले हुए हैं टू रिटर्न होम। Not even me.
ओके, फ्रॉम डायरेक्टेड बाय द गोट क्रिस्टोफर नोलन। हाँ, अब ये वाला सीन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम देख सकते हो एक किसी पानी में से पूरी चीज़ को निकाला जा रहा है एंड दिस इज़ नन अदर देन ट्रोजन हॉर्स। हाँ, ये अभी घोड़े जैसा लग नहीं रहा है बट ऑब्वियसली ये बनाया जाएगा एंड ये सारे लोग ट्रॉय के ही लोग हैं एंड मेरे ख्याल से क्योंकि ये एक व्हाइट हॉर्स है एंड व्हाइट हॉर्स जनरली तभी रिप्रेजेंट किया जाता है जब कोई मेन कैरेक्टर हो। दिस मे बी नन अदर देन द कैरेक्टर ऑफ पेरिस क्योंकि इस पॉइंट तक हेक्टर मर चुका होगा। सो यप, जो अपना पेरिस है वो सबकी मदद से ये ट्रोजन हॉर्स को जो कि अपने ग्रीक के लोग फेक करके एस ऑफरिंग छोड़ के गए होंगे उसको पानी से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि यू कैन क्लियरली सी इसी हॉर्स के अंदर रहेंगे पूरे अपने ओडिसियस की आर्मी जो कि बेसिकली इंतजार करेंगे कि जैसे ही रात होगा ये अपनी आर्मी के लिए पूरा गेट खोल देंगे। अब देखो अगर तुमने ध्यान दिया हो ना तो यहाँ पे एक अंदर तलवार आई है और जैसे ये तलवार आई इस बंदे ने इसका मुंह रोक दिया। तो देखो जो अपने पूरे ट्रॉय के लोग थे इनिशियली इनको ट्रोजन हॉर्स पे बिलीव नहीं हो रहा था, इनको लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो इनकी चाल है एंड इसलिए ये चेक करना चाह रहे थे कि कहीं इसके अंदर कोई चीज भरी तो नहीं है, जिसकी वजह से व्हाट दे यूज्ड टू डू कि इसकी हॉलोनेस को चेक करने के लिए इसके अंदर बार बार तलवार मारा करते थे एंड दिस इज वन ऑफ दैट सीन जहाँ पे लोग तलवार मार के चेक कर रहे हैं कि क्या ये हॉलो है या फिर किसी चीज से भरा हुआ है। सो ये दैट इज द क्लियर रीजन कि इसके अंदर इन लोगों ने इसका मुंह चुप कर दिया बिकॉज ऑब्वियसली ये अपना सीक्रेट नहीं खोल सकते थे। एंड अगेन दिस होल सीन जहाँ पे ये लोग केव में जाते हैं दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द की मोमेंट ऑफ होल मूवी बिकॉज दिस गाय हियर इज द सन ऑफ नन अदर देन पोसाइडन, जिसको यहाँ पे कई लोग साइक्लॉप्स भी कहते हैं बट असल में इसका नाम है पॉलीथेमस। सो बेसिकली यहाँ पे भी एक पूरी कहानी है कि ये लोग पूरी जर्नी में खाना ढूंढते हुए इस पूरे केव में आए थे जहाँ पे इवेंचुअली जो अपने पोसाइडन के बेटे थे इन्होंने इनको कैद कर लिया, जहाँ से भागते हुए जो अपना ओडिसिस था उसने इसकी एक आंख को फोड़ दिया एंड इसी वजह से हुआ क्या कि जो अपने पोसाइडन भाई साहब थे वो हो गए गुस्सा, उन्होंने दिया ओडिसियस को कर्स कि बेटे तू कभी घर नहीं जा पाएगा, तेरी जर्नी पूरी कर्स से भरी हुई रहेगी। एंड यही रीजन है कि ओडिसियस के पूरे लाइफ में उसके घर जाते वक्त यही पूरा टर्निंग पॉइंट था बिकॉज ऑब्वियसली इनको पूरा रास्ता सी से ही होकर निकलना था एंड द कर्स ऑफ पोसाइडन मेक्ड इट अ लॉट हार्डर। हालांकि आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग कि जितना मैंने पढ़ा ना तो काफी ज्यादा हंसी वाली बात है, ये लोग पता साइक्लॉप्स से कैसे बच के भागे थे, दे डिस्गाइज देमसेल्फ एज शीप्स, सही में भेड़ बन गए थे एंड आई वुड लाइक टू सी कि भाई नोलन इनको भेड़ बनते हुए कैसे दिखाएगा। अब दिस सीन आई डोंट थिंक कि ये भागने वाला सीन है साइक्लॉप्स से क्योंकि ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि ये लोग भेड़ बन के भागे थे, ये क्लियरली भेड़ तो नहीं लग रहे। मेरे ख्याल से ये किसी आइलैंड से अपने जर्नी के वक्त होते हुए निकले होंगे। यहाँ पे इस समय अच्छी खासी ओडिसियस की जो पूरी आर्मी है वो बची पड़ी है एंड असल में उसकी पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा आर्मी थी नहीं। दिस सीन इज रियली इंटरेस्टिंग, इसकी भी एक कहानी है मैं तुमको अभी बताऊंगा। अब देखो वी क्लियरली सॉ कि अपना जो ओडिसियस है ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये सारे मरे हुए जो लोग हैं वो जिंदा हो चुके हैं एंड इसके पीछे ना एक पूरी बड़ी सी कहानी है एंड असल में जहाँ से ये लोग मरे हुए जो थे जिंदा हो रही हैं दिस इज नन अदर देन अंडरवर्ल्ड इन ग्रीक माइथोलॉजी। एंड असल में ओडिसियस यहाँ पे आया क्यों है तो देखो जैसे मैंने बताया ओडिसियस ने पोसाइडन को गुस्सा कर दिया था एंड उससे कर्ज भी ले लिया था क्योंकि उसने उसके बेटे को अंधा कर दिया। इसी वजह से ओडिसियस ने अपनी ज्यादातर जो आर्मी थी वो लॉस्ट कर दी थी, उसके काफी सारे लोग जो थे वो स्टॉर्म्स, मॉन्स्टर और डिवाइन पनिशमेंट का शिकार बने थे एंड इवेंचुअली वो कभी घर ही नहीं पहुंच पा रहा था एंड इसी पूरी जर्नी में वो असल में एक आइलैंड पे पहुंचता है जिसका नाम था आएया। मैं हो सकता है भाई प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ बट हाँ आया बेसिकली एक पावरफुल विच गॉडेस थी जिसका नाम सर्सी था, उसका घर था एंड यहाँ पे जो सर्सी है वो इनिशियली इनको टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर जादू टोना कर देती हैं जिसकी वजह से देयर मेन एंड ओडिसियस लिटरली टर्न इनटू पिग्स। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ओडिसियस के ऊपर हर्मेस जो कि अपने ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड ऑफ जर्नी कहा जाता है उसकी कृपा बनी हुई थी, तो हर्मेस यहाँ पे ओडिसियस की मदद करता है उस पूरे मैजिक को रेजिस्ट करने में जिसकी वजह से ओडिसियस सर्सी के मैजिक को रेजिस्ट कर पाता है एंड इवेंचुअली वो वापस से सारे लोग ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं जिसके बाद ये लोग उसके आइलैंड पे नियरली 1 साल तक रहते हैं, आराम से खाना पीना करते हैं एंड सर्सी से पूछते हैं कि भाई आखिर मुझे घर जाना है, ऐसा किया कैसे जाए। देखो यहाँ पे सर्सी जो है वो उसको काफी इंपॉर्टेंट बात बताती है कि ही कैन नॉट डायरेक्टली रिटर्न टू होम, इसके बदले में उसको एक ऐसी जर्नी लेनी पड़ेगी जो कि एक नॉर्मल आदमी कभी नहीं ले सकता। सर्सी बताती है कि
ओडिसियस को अपने अगली जर्नी में निकलने से पहले लैंड ऑफ डेड यानी जो अंडरवर्ल्ड है उसमें जाना पड़ेगा। इट वाज रूल्ड नन अदर देन बाय हेडीज। हेडीज को भाई तुमने गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड सुना ही होगा, अपने ज़्यूस का ही बेटा था। सो या बेसिकली अपने ओडिसियस को पूरे रेल्म ऑफ डेड का सफर करना पड़ेगा, जहाँ पे उसको मिलेगा एक ब्लाइंड प्रॉफिट टायरेसियस। अब हो सकता है ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ। खैर, इस पूरी जर्नी को इन लोगों ने नेकिया कहा। एंड इस पूरी चीज़ में टायरेसियस इसलिए चाहिए कि उसकी विजडम मरने के बाद भी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को भी सरपास कर सकती है। एंड इसी वजह से अगर उसको टायरेसियस की गाइडेंस नहीं मिली तो ओडिसियस तो भाई फेल होना पक्का है। सो हाँ, इसी वजह से ओडिसियस को अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ता है, जहाँ पे उसको कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि वो डेड को समन कर सके। एंड ऑब्वियसली क्योंकि टायरेसियस भी मरे हुए में से एक था तो ये रिचुअल परफॉर्म करना ज़रूरी था, जहाँ पे टायरेसियस जैसे ही आता है एंड पूरे डेड में से समन होता है, वो 3 चीज़ें बताता है। पहली, वो ओडिसियस को वार्निंग देता है कि जब वो लोग सन गॉड हीलियस के आइलैंड पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको उनकी कैटल्स यानी जो भेड़ बकरी है उनको ज़रा सा भी हर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर उसकी क्रू ने या फिर ओडिसियस ने ऐसा करा तो उसका पूरा जो एंटायर पाथ है तो वो कभी भी घर नहीं पहुंच पाएगा, उसकी शिप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ओडिसियस जो है वो अकेला उसकी क्रू में जिंदा रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। दूसरी चीज़ उसने बताई कि पोसाइडियन को कैसे शांत किया जा सकता है। वो बताता है कि इवन दो अगर ओडिसियस जैसे तैसे अपने घर इथाका में पहुंच भी जाता है तो उसको एक ऐसी जगह में जाना पड़ेगा जो कि सी से बहुत ज़्यादा दूर है, एंड वहाँ पे उसको एक रिचुअल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पोसाइडन के लिए, तभी जाके पीस रीस्टोर हो सकता है। एंड फर्दर वो तीसरी चीज़ बताता है कि जो इथाका का फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि जब वो वापस इथाका लौटेगा तो तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस नहीं होगा। क्योंकि देखो बेसिकली कहानी में जब ओडिसियस 20 साल के लिए नहीं लौटा था, उसकी जो वाइफ थी पेनेलोपी, उसको काफ़ी सारे सूटर्स के द्वारा अप्रोच किया जा रहा था। सूटर्स मान के चलो कि ऐसे लोग जो कि शादी करने के पीछे पड़े हुए थे, एंड क्योंकि उसका पति 20 साल से लौटा नहीं था तो ऑब्वियसली वो उससे शादी करना चाह रहे थे, जहाँ पे पेनेलोपी लिटरली 100 से ज़्यादा सूटर्स को रिजेक्ट कर चुकी थी। एंड इसी वजह से जैसे ही ओडिसियस वहाँ पे लौटेगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केओस होगा, उसको अपने इंटेलिजेंस की मदद से ही पूरे किंगडम को रिक्लेम करना पड़ेगा। तो हाँ, तो यही था भाई पूरे अंडरग्राउंड वाली चीज़ के पीछे का बैकग्राउंड, एंड क्लियरली यहाँ पे हम ओडिसीज को देख सकते हैं। एक जो है ये थोड़ा सा मिस्टीरियस फिगर है, क्या पता यही टाइसेरियस हो। एंड ये बंदा तो भाई वापस से वही पूरा लग रहा है जिसकी हमने आर्मर देखी थी, मे बी ये अकीलीज हो जिसको ये वापस से देखेगा। ये देखो तुम ग्लिम्स देख सकते हो, ये असल में पूरे पोसाइडन का गुस्सा है, उसके स्टॉर्म है, उसकी तरफ से पूरी चीजें हैं जो कि उसकी शिप को कभी भी घर जाने नहीं देगी। भाई हालत खराब है, देख सकते हो पोसाइडन का कर्ज गड़बड़। आई मीन यार तुम देखो क्रिस्टोफर नोलन ने कितनी ज्यादा रियलिस्टिक बनाई है, बस देखो। तुमने देखा लाइक लिटरली नेग्लिजिबल सीजीआई वीएफएक्स भाई। Promise me you will come back. एंड दिस इज द इनिशियल सीन जो मूवी में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेनेलोपी को क्लियरली कहते हुए सुन सकते हैं कि प्रॉमिस मी यू विल कम बैक। एंड प्रोबेबली ये वॉर से जाने का पहले का सीन होगा जहाँ पे वो कहता है, एंड ऑब्वियसली ये ट्रोजन वॉर से पहले का ही सीन है। If I can't, ऑब्वियसली यू कांट, तभी पूरी मूवी बन रही है। सो यप, दिस वाज द होल ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ ओडिसी, एंड आई होप अब तुम्हारे दिमाग में सवाल नहीं होगा कि भाई इस मूवी में होने क्या वाला है या फिर हम एक्सपेक्ट क्या करके जाएं। मैंने जो जो चीज़ें हो सकती थी मैंने तुमको समझा दी, एंड ऑब्वियसली अगर तुम कहोगे मैंने स्पॉइल कर दिया तो भाई ट्रोजन वॉर तो इसमें दिखने भी नहीं वाला है, क्योंकि ये कहानी है ओडिसियस की। तुमको ट्रोजन वॉर बस पता होना चाहिए ताकि तुमको मूवी का कंटेक्स्ट समझ में आता रहे। सो हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना भाई, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन को हर इंडियन बंदा मैक्सिमम टाइम तो पसंद करता ही है, एंड ऑब्वियसली तुम लोग भी इसके लिए एक्साइटेड ही होगे। सो ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द डीएस कट।